हाय फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आपकी जितनी भी डायग्राम्स हैं वो आज हम सारी कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम आपको कैसे आ सकती है? डायग्राम आपको दो टाइप से आ सकती है। फर्स्ट टाइप इज़ कि आपको डायग्राम बनानी आ जाए और दूसरा आपको लेबल करनी आ जाए। सो जो आपकी लेबल करनी है वो भी आपको आनी चाहिए और आपको लेबल करना आना चाहिए और आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, क्योंकि इनमें से कैसे भी आपके डायग्राम आपके एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस की सारा जो भी हमारा डायग्राम बनते हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये ना कोई और बुक है, ये एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं है, अगर आपको चाहिए कि मैं ये बुक की भी रीडिंग आपको कराऊँ, इसके 4 पार्ट में होगी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप कमेंट्स में बता दें। अगर आपको चाहिए होगा मैं करवा दूँगा, वरना रहने देंगे। तो देखो, तो पहली तो आपके यहाँ पे डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की। पहली डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट में पहले क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। आपके एनसीईआरटी में नहीं दी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप अगर पूछोगे कि अगर क्लोरोफिल आपको पूछ लिया गया कि क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको पहले तो 2 मेम्ब्रेन दिख रही हैं, एक है इंटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन और एक है आउटर मेम्ब्रेन। तो 3 तो हमारी मेम्ब्रेन हो गई। फिर एक ड्रॉप ऑफ लिपिड है। लिपिड्स तो आपको पता ही होगा, लिपिड हम कहते हैं फैट्स को। फिर क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, तो आपको पता ही होगा सिर्फ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, ग्रैनम है और थाइलाकॉइड है। ग्रैनम और थाइलाकॉइड में क्या फ़र्क होता है? आपको ये दिख रहे हैं, ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसमें जो ये सिर्फ एक है वो तो थाइलाकॉइड है, पर जब हम इनको ग्रुप कर देते हैं वो बन जाता है ग्रैनम। अब है हमारे पास लैमेला। लैमेला होता है जो ये यहाँ पे ये इनको कनेक्ट नहीं कर रहा, जो 2 ग्रैनम को कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं लैमेला। फिर राइबोसोम्स हैं और फिर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है? जो ये बाकी सब यहाँ पे फ्लूइड फिल है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। अब कई कहेंगे कि आप ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि ये हो नहीं पाएगा, बहुत सारी डायग्राम्स हैं। अब आती है आपके पास स्टोमेटा की डायग्राम। तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। फिर न्यूक्लियस, देखो ये पार्ट में ये जो गार्ड सेल है इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस लेबल कर दो, और क्लोरोप्लास्ट होगा वो लेबल कर दो। अब जो इसके बीच में स्पेस है वो स्टोमेटल पोर है। आपको 2 दिखाना पड़ेगा। ये वाला है जो ये ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि इसका जो वाइड है, ये क्या है? वाइड है एक्चुअली। ये क्या है? वाइड है। और ये आपको हल्का से ये खुला ही रहता है हमेशा, ये बिल्कुल चिपक नहीं जाता। तो ये क्लोज दिखाएंगे आप। ये पोर बिल्कुल नहीं बंद करनी है आपने, क्या बिल्कुल ही बंद करें, पर आपको लेबल सिर्फ ये वाली करनी है। इसको स्टोमेटल पोर कहेंगे। ये वाली मत लेबल कराना क्योंकि बंद है अभी। गार्ड सेल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर। तो गार्ड सेल के 2 पार्ट लेबल किए हैं इन्होंने, 2 पार्ट तो गार्ड सेल की हैं, एक हमारा स्टोमेटल पोर। बस सब ये डायग्राम है। तो ये हो गया। आगे है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की। तो क्रॉस सेक्शन में देखो, पहले आपके पास क्या है? पहले तो ये वाला पार्ट समझ लो कि ये लीफ पे होता क्या है। तो ये जो बीच में से लाइन जा रही है आपकी, इसको हम मिडरिब कहते हैं। और ये पूरा जो लेमिना है, लेमिना को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं।
लीफ प्लेट मतलब ये जो सारा, ये इसको छोड़ के ये जो सारा पार्ट बचता है ये क्या है, लेमिना। और जो वीन है, जब ये मिडरिब जाके डिवाइड होती है तो उसके जो हम पार्ट्स हैं उसको हम वीन कह देते हैं। अब ये देखो, अब ये पूरा लीफ था तो इसका ये जो हमारे पास थिकनेस थी, अब इसको हमने जूम कर दिया माइक्रोस्कोप लेवल पे। तो पहले तो आता है वैक्सी क्यूटिकल वैक्सी ही होता है, 9th क्लास में पढ़ा है हमने टिश्यू चैप्टर में। अपर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस जैसे हमारी स्किन होती है वैसे हर एक चीज़ पे एपिडर्मल सेल होते हैं जो एपिडर्मिस को बनाते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम अभी की है। फिर एयर स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस होते हैं कि बिल्कुल वो टाइटली पैक नहीं है, वो उसमें कुछ स्पेसेस हैं। फिर गार्ड सेल्स आ गए, फिर लोअर एपिडर्मिस आ गए। देखो एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब जैसे हमारी स्किन है बीच में से वीन्स हैं, फ्लो कर रहा है ब्लड, और बोन है, और इधर फेयर स्किन है। तो वैसे ही इसमें भी क्या है, इसमें भी दोनों साइड एपिडर्मिस है। तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये मत भूलना, क्रॉस सेक्शन होती है और डाइसेक्शन होता है। फिर आती है आपकी न्यूट्रिशन एंड अमीबा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले समझो, पहले आपको अमीबा दिखाना है और फूड पार्टिकल दिखाना है। अमीबा एक इरेगुलर शेप का यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होता है, और फूड पार्टिकल आप लिख सकते हो जैसे कि यीस्ट। फिर आप इसके फॉल्स फीड दिखाने हैं जिसको हम सूडोपोडिया भी कहते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कैप्चरिंग फूड। फिर उसके बाद ये जो होता है सूडोपोडिया वो एक फूड वैक्यूल बना लेता है और आपको फूड पार्टिकल उसके अंदर लेबल कर देना है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ रह गई, यहाँ पे आपको ये बाद में एक ऐसा पार्टिकल बाहर निकाल के आप इसको वेस्ट दिखा सकते हो। इसमें ना थोड़े से और स्टेप्स भी आ सकते हैं, उसकी जो मैंने वीडियो है वो या तो मैंने अपलोड कर दी है या फिर मैं कर दूँगा। तो वो जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है इसके बारे में, जो कि प्रॉपर डायग्राम बनती है। तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा पर अगर ये भी बना के आओगे तो ये भी गलत नहीं है। तो अभी हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डायग्राम आनी चाहिए, पता नहीं क्यों वो मुझे मिल नहीं रही। ये तो हम आगे है नहीं क्या इसमें। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई क्या बात है ही नहीं मुझे लगता। है नहीं भैया। तो ये तो हमें डायग्राम ढूंढते हैं। अब ये आ जाती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो पहले तो देखो नेसल पैसेज है, आप यहाँ पे नॉस्ट्रल्स भी लेबल कर सकते हो। क्या लेबल कर सकते हो, नॉस्ट्रल्स। तो जो आपके नेसल पैसेज है, लाइक जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं, उसके बाद जब तक हम फेरिंक्स तक नहीं पहुँचते वो आपका नेसल पैसेज है। फिर आपका यहाँ आपकी माउथ कैविटी है। तो आपके यहाँ पे एयर दो पार्ट से एंटर करती है, एक तो आपके नॉस्ट्रल से और एक आपके माउथ से। और हमें कहा जाता है कि माउथ से ब्रीथ मत करो क्योंकि माउथ में म्यूकस और हेयर नहीं होता, जिसकी वजह से डस्ट आप इनहेल कर लोगे। तो जो फिर माउथ कैविटी है, तो उसके बाद हमारे पास फेरिंक्स है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। फिर हमारा लैरिंक्स है, ये इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया हम किसको कहते हैं, विंड पाइप को। फिर उसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, ये इसीलिए होता है कि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए। और उसके बाद हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिब्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं रिब केज। फिर उसके बाद हमारे पास जो ट्रैकिया है उसके एंड पे ब्रोंकाई बनती है। जब ब्रोंकाई की डिविजन्स होती हैं तो ब्रोंक्योल्स बनते हैं, और जो ये ब्रोंक्योल्स होते हैं इनके एंड्स पे
एल्वियोलर सैक होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। उनकी ऐसे डायग्राम दी हुई है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं और इनके ऐसे एल्वोलाई होंगे, मतलब पर्टिकुलरली पूरे गोल नहीं होते, ऐसे ऐसे से होते हैं। क्लियर? तो ये आपका मैंने पूरा एक्सप्लेन। और उसके बाद डायफ्राम है। डायफ्राम आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है और आपकी जो कार्डियक आपकी कैविटी है या फिर पल्मोनरी कैविटी है, उससे आप दोनों को सेपरेट करता है। और जब हम ब्रीद करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, जब हम एक्सेल करते हैं तो ये डोम स्ट्रक्चर बना लेता है। आपको ऐसे दिख ही रहा होगा, यहाँ पर डोम स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर? तो अगर ये क्लियर आ गया है, ये तो समझ आ ही गया होगा, सिंपल ही था ये तो। ये रही अब डायग्राम। तो देखो, अब जो हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रांसलोकेशन हो सकती है। अभी ये मत पूछना ट्रांसलोकेशन क्या है, मैं बता देता हूँ। जब आपका फूड होता है, जब आपका फ्लोएम होता है, जब वो बायडायरेक्शनल आपकी जो मूवमेंट है, जब वो सप्लाई करता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वैसे जाइलम जब ये मूवमेंट करता है उसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो ये देखो, ये किसकी वजह से होता है? ये दो फोर्सेस की वजह होता है। पहली तो होती है ट्रांसपीरेशन और दूसरी होती है रूट पुल और रूट प्रेशर। तो ये एसेंट ऑफ सैप के लिए होती है, क्योंकि जो आपका बाई डायरेक्शनल है उसमें तो आपकी एनर्जी यूज़ होती है, पर इसमें एनर्जी नहीं यूज़, उसमें तो दो फोर्सेस होते हैं। एसेंट ऑफ सैप की है। तो जाइलम तो देखो, पहले तो सॉइल पार्टिकल है, उसमें से रूट हेयर ने वाटर ले लिया। उसके बाद एपिडर्मिस सेल की लेयर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये रूट कॉर्टेक्स है, ये रूट कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो रूट प्रेशर बना रही है, जो वो खींच रही है, तो वो प्रेशर बना रही है, उस प्रेशर से वाटर यहाँ पहुँच गया, यहाँ वाटर चला गया। अब यहाँ आके फोर्स ख़त्म होगी भैया, तो क्या होगा? यहाँ पे जो आपका स्टोमेटा है वो ट्रांसपीरेशन कर रहा है। आप सोचो कि जब आप पाइप स्ट्रॉ में से ऐसे आप अंदर को खींचते हो तो आपका क्या होता है? आपके जो भी लिक्विड है आपको जो पीना है वो आपके मुंह के अंदर चला जाता है। वैसे ही जब ऊपर से पानी निकल रहा है थ्रू ट्रांसपीरेशन, तो उसमें से एक पुल बन जाता है जिसकी वजह से पानी ऊपर चला जाता है। तो इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, जो जाइलम आपके वाटर की मूवमेंट करता है। अभी आ गए कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। पहला क्या होता है? सीव पोर, या फिर इसको सीव ट्यूब भी कह देते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाया फ्लोएम फाइबर्स। तो ये देखो, ये चार बने हुए हैं ना, चार सेक्शन, इनके अलग अलग इन्होंने नाम दे दिए। ये आपका स्ट्रक्चर ये पूछा नहीं जाता, ये आपको 9th क्लास में करवा दिया जाता है, पर ये समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आगे आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, हार्ट की डायग्राम। तो देखो, पहले तो हार्ट है आपके पास, तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है। जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है वो रिलेटेड है आपकी लंग्स से। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेके जाती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब लंग्स तक जो आपकी आर्टरी है वो लेके जाएगी वाटर को। फिर वेन आपकी वापस लेके आएगी और उसके बाद वो लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम में जाने के बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल में से निकल कर वो आपका आयोटा में से पूरी बॉडी की में चला जाएगा। फिर वेना कैवा, अपर वेना कैवा और लोअर वेना कैवा, जो कि अपर वेना कैवा ऊपर की बॉडी अपर पार्ट से लेके आता है और जो लोअर वेना कैवा आपकी लोअर बॉडी से
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेके आता है, फिर वो ब्लड लेफ्ट राइट एट्रियम में एंटर करता है, फिर राइट वेंट्रिकल में। तो उसके बाद जो आपका पल्मनरी आर्टरी है वो लंग्स तक लेके जाती है, फिर लंग्स से लेके आके जो हमारे पास पल्मनरी वेन है उससे ये एंटर करके आयोटा से बॉडी तक चला जाता है। तो यहाँ पे सेप्टम होता है जो कि आपके लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट को डिवाइड कर देता है कि आपकी मिक्सिंग ना हो। इसीलिए तो 4 चैम्बर होते हैं भैया, मिक्सिंग ना हो जाए। ऑक्सीजन नीड बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे इजीली समझाएगा तुम। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रॉम बॉडी जो विना कावा है वो हार्ट तक लेके आएगा, फिर हार्ट से आपका क्या है पल्मनरी आर्टरी से लंग तक जाएगा, लंग से फिर पल्मनरी वेन हार्ट तक लेके आएगा, फिर अयोर्टा से बॉडी में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको वो डिफ़िकल्ट डायग्राम से अच्छा समझाया गया। देखो विना कावा से हार्ट में, हार्ट से पल्मनरी आर्टरी लंग्स में, लंग्स से पल्मनरी वेन हार्ट में, और आयोटा से फिर से बॉडी में। क्लियर? मुझे लगता है आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन, तुम्हें नहीं लगता एक्सक्रीशन रह गया? तो ये देखो अब आगे नेफ्रॉन की डायग्राम। अब आगे आपका डायग्राम नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन होते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो पहला आपका ग्लोमेरुलस आता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? यहाँ पे जो कैपिलरीज इकट्ठी हुई हैं इनको ग्लोमेरुलस कह देते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है और ईफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर जाती हैं ये कैपिलरीज, ये समझ लेना। फिर जो ये आपको ये दिख रहा है जिसमें ये ग्लोमेरुलस है वो उसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो उसके बाद बोमन कैप्सूल से एक ट्यूब जाती है और ये ट्यूब में यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे लूप सी बनी होती है जिसको हम हेनलेस लूप कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट है, असेंडिंग लेम ऑफ लूप और ये। क्लियर? फिर उसके बाद ये जाके कहाँ से कनेक्ट होती है, ये देखो ये ईफरेंट आर्ट्रियोल और ये आपका टॉब्यूल। मैं एक बार इरेज कर दूं कि आपको दिख जाए। ये जो मैंने मार्किंग्स कर दी है ना, उस पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा डायग्राम। तब देखो ये जो आपको, ये तो आपका ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब के ऊपर जो दिख रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर उसके बाद ये जो है इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वर्टिबल ट्यूब, और ये है जहाँ पे ये आके देती है आपकी यूरिन, वो है कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? मैं आपको हर एक पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से कईयों पे वीडियो आ भी चुकी है और कईयों पे आने वाली है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करके यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या लेबल करना है। अब यहाँ से भी आप कुछ छोड़ सकते हो, आप जैसे कि ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। अगर आपको सब कुछ याद रहता है तो आप ये दोनों पार्ट भी छोड़ सकते हो और ये वैसा रेक्टा भी छोड़ सकते हो। तो आपको 1 2 3 4 5 चीज़ें और 6 चीज़ें आपको अच्छे से लेबल करनी आनी चाहिए। बाकी आप करते हो नहीं करते हो डजेंट मैटर। मुझे लगता है ये रहा आपका पूरा सिस्टम। वेट अ मिनट, अब दिख रही है? तो देखो एड्रीनल ग्लैंड है पहले इसका। यहाँ पे जो हमारे पास अगला चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें सब कुछ बताया गया। तो उसके बाद होती है रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये कनेक्टेड होती हैं दोनों से किडनी से। और उसके बाद आपकी किडनी होती है, फिर इन्फीरियर वेना कैवा है, ये आपका लेबल नहीं किया हुआ है, आयोटा है ये। फिर उसके बाद क्या है, ये जो आपके 3 पार्ट हैं ये वाले, ये अंदर किए गए हैं जो आपका किडनी के अंदर, पेल्विस, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद यहाँ से जो यूरिन है फिल्ट्रेट बन के, तो ये यूरेटर की हेल्प से ये जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। यहाँ पे जो टेम्पररी स्टोरेज होती है और यूरेथ्रा से रिमूव्ड आउट
हो जाता है। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम हो गई। अब ये समझ लो, ये है हेमोडायलिसिस की डायग्राम। तो देखो, पहले आपके जो पेशेंट है उसकी बॉडी में से लेके पंप की हेल्प से आपका एक डायलाइजिंग सोल्यूशन में डाला जाता है। यहाँ पे डायलाइजिंग सोल्यूशन मीट करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज्ड होता है वो एक कंटेनर में चला जाता है और फ्रेश जो है वो इसमें जाए जाता है। यही प्लेट का मेन काम है भैया। यहाँ पे डायलाइजिंग सोल्यूशन आता है, वो ब्लड में मिक्स होके यहाँ से चला जाता है और ये यहाँ से है, ये जो यहाँ से गंदा वाला ब्लड आ रहा है वो डायलाइजिंग सोल्यूशन इधर जा रहा है जिसमें यूरिया वगैरह है। समझा रहा है? मुझे लगता है एक बार फिर से समझा देता हूँ। पेशेंट की ब्लड से पंप करके हम ये डायलाइजिंग सोल्यूशन में डाल देते हैं। ट्यूबिंग, ये जो बना होता है ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आपने क्लास 9 में पढ़ा है। इसको क्या कहते हैं कि हम ये हर एक सब्सटेंस को अपने अंदर से पास नहीं करने देता। ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, कोई अमोनिया ही जाने देता है, कोई यूरिया जाने देता है। ये इसकी थिकनेस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो हमारे सॉल्ट्स हैं उसका कईयों का साइज़ बड़ा होता है, कईयों का छोटा होता है, तो उस हिसाब से हम ये बनाते हैं। तो जो यूज्ड होता है वो एक कंटेनर में हो जाता है और फ्रेश हम ऐड करते रहते हैं और इसकी वजह से फिर जाके ब्लड हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो मुझे लगता है हो ही गया। ये देखो भैया, यहाँ पे भी डायग्राम पे क्वेश्चन पड़े हैं आपके, तो डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है ही। ये देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे भी क्वेश्चन है आपका। ये नेफ्रॉन क्लोरोप्लास्ट पे भी है। ये देखो, ये क्या है, सेक्शन ऑफ लीफ है टू शो इंट्रासेलुलर स्पेसेस। टू शो इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंड स्टोमेटा। तो आपका क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, पैलिसेड पैरेन्काइम है, स्पॉन्जी पैरेन्काइम है, सब स्टोमल कैविटी है, स्टोमेटा है, फ्लोइम है, लोअर डॉर्सल सरफेस है, अपर वेंट्रल सरफेस है, जाइलम है। तो ये आपको एक लीफ में दिखाया गया कि क्या क्या होता है भैया। तो यहाँ पे देखो, ऊपर ही आपको स्टोमेटा मिल जाएगा और मैंने एपिडर्मिस बताया था, और क्यूटिकल मिलेगा, वैक्सी लेयर होती है जो आपकी, और उसके बाद जाइलम और फ्लोइम दिखाया गया है। और जो आपके दो सरफेस हैं, लोअर डॉर्सल सरफेस और अपर वेंट्रल सरफेस दिखाए। ये भी डायग्राम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं आपको मुझे देखो, हमारा डायग्राम रह गया तो मैंने अभी लेबल कर देते हैं हम। तो देखो, पहला तो क्या रहेगा, आपका माउथ रहेगा, जिससे आप फूड को लोगे, जिससे आपके फूड की इंजेक्शन होगी। फिर उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद आएगा फेरेनेक्स। ये मैं बता चुका हूँ, एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है। ये देखो, ये विंड पाइप, ये आपकी आ गई ईसोफेगस। कई इसमें वो नहीं भी लिखते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। फिर ये आपका आ गया स्टमक, फूड स्टमक में जाता है। और ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल स्टोर करता है। और ये आपका लिवर के साइड में ये गोल सा लमक रहा होता है। तो फिर उसके बाद ये आ गई आपकी पेनक्रियाज, सॉरी ये नहीं है पेनक्रियाज, ये जो आपको पीछे नहीं दिख रहा ये वाला, ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, जैसे लाइपेस, ट्रिप्सिन, इस तरीके।
फिर ये आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस ये वाला, और ये आपका अपेंडिक्स। क्लियर, ये आपकी होगी लेबलिंग। समझ तो आ ही गया होगा। इसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे आगे कोई डायग्राम होगी। स्टिल वी आर चेकिंग। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया। तो थैंक यू एवरीवन। आपके लाइफ प्रोसेसेस में इतनी ही डायग्राम थी और इतनी भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो जो मैंने एक तो एक्स्ट्रा भी करा दिया। तो डोंट वरी, जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको अगर आता होगा तो बहुत ही ईजी लगने वाला है, तो आप इतनी भी फ़िक्र मत कीजिएगा। ये जो एग्ज़ाम है ये तो आते जाते रहते हैं, और अब अगर आप मेहनत करेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो नंबर अच्छे भी मत सोचना कि आएंगे, तो इसीलिए मेहनत करो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो, सॉरी लाइक करो वीडियो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैंने देखा है आजकल तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो आपको वैसे ही आपको क्या करना है।